वेलकम टू आयुर्वेद आयुर्वेद एकेडमी। ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस 2020 का रिजल्ट भी आ चुका है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड काउंसलिंग होके स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट अलॉटमेंट भी हो गया है, एडमिशन भी हो चुका है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स को लेके कुछ स्टूडेंट्स का अफसोस रहता है। कुछ बच्चों को लगता है कि हमारा मनचाहा सब्जेक्ट हमको नहीं मिल पाया, कुछ बच्चों को लगता है कि हमारा मनचाहा इंस्टीट्यूट हमको नहीं मिल पाया, तो इसलिए वो लोग डिप्रेस रहते हैं, उनको आग्रह नहीं होती है इस पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी कि आयुर्वेद का कोई भी सब्जेक्ट लेस इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है। आयुर्वेद का हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है। एवरी सब्जेक्ट, every institute has its own importance, has its own beauty. You have to be the best in your subject. जैसे कि आप सबको विदित होगा, जो हम चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय में पढ़े हैं अष्टांग आयुर्वेद के बारे में, काय बाल ग्रह ऊर्धांग शल्य दंष्टा जरावृषा। काय चिकित्सा, कोमार भृत्य, ग्रह चिकित्सा, शलाक्य तंत्र, शल्य तंत्र, अगध तंत्र, रसायन तंत्र और बाजीकरण तंत्र, ये 8 विभाग के बारे में हमने पढ़े हैं। जिसको कि आज के समय में काय चिकित्सा को इंटरनल मेडिसिन, शलाक्य तंत्र को ऑप्थेल्मोलॉजी एंड ईएनटी, शल्य तंत्र को सर्जरी और भूत विद्या को साइकेट्री में हम अंतर्भुक्त कर सकते हैं। कोमार भृत्य को पीडियाट्रिक्स के नाम से, अगध तंत्र को टॉक्सिकोलॉजी, रसायन तंत्र को जेरियाट्रिक्स एंड बाजीकरण तंत्र को साइंस ऑफ एफ्रोडिजिएक्स हम ये कहते हैं। लेकिन उसके बाद राजनिघंटुकार ने शलाक्य तंत्र का अंतर्भुक्त किए हैं शल्य तंत्र के अंदर, और बाजीकरण का अंतर्भुक्त किए हैं रसायन के अंदर, और उस 2 जगह में उन्होंने द्रव्य गुण और निदान को रखे। ये एक बहुत ही प्रशंसनीय पदक्षेप था। उसके बाद प्रोफेसर प्रियव्रत शर्मा जी ने षोडशांग हृदय के बारे में वर्णन किए हैं, जो कि आज के समय में एमडी में हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। आज के समय में जिस सब्जेक्ट से पीजी करते हैं वो सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं: काय चिकित्सा, शल्य तंत्र, प्रसूति तंत्र, शलाक्य तंत्र, कोमार भृत्य, पंचकर्म, रोग निदान, स्वस्थ वृत्त, अगध तंत्र, संहिता सिद्धांत, द्रव्य गुण, रसशास्त्र, रचना शरीर, क्रिया शरीर, रसायनम, मानस रोग और संज्ञाहरण। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे रचना शरीर और क्रिया शरीर के बारे में। उसका कारण क्या है ना, जब हम बीएमएस में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले हम रचना शरीर, क्रिया शरीर और अष्टांग हृदय जो हमको पढ़ाते हैं तो उनके द्वारा सबसे ज्यादा हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो इसलिए रचना शरीर, क्रिया शरीर को जो लोग सब्जेक्ट के रूप में लिए हैं, तो ये सब्जेक्ट को लेके आपको अफसोस करने की कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत गुरुत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। उसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है, जब हम एमडी में आए हैं तो हम बीएमएस कंप्लीट करके आए हैं, तो हम सभी लोग वी आर एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस। उसके नेक्स्ट स्टेप में हमको एमडी का क्वालिफिकेशन हम अचीव कर रहे हैं एमडी के थ्रू, ये जो पीजी एंट्रेंस के थ्रू। तो आप अगर रचना शरीर और क्रिया शरीर लिए हैं तो सबसे पहले हमको जानना है कि ये दोनों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। ये सब आपको विदित है कि प्राकृत शरीर क्या है। जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम विकृत शरीर के बारे में हम जान नहीं सकते। प्राकृत शरीर प्राकृत कैसे है, शरीर का धारण कैसे हुआ है, ये हमको क्रिया शरीर ही बताता है। और क्रिया शरीर अगर हम नहीं जानते हैं तो हम पैथोलॉजी को हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। सेकेंड थिंग इज, जो रचना शरीर और क्रिया शरीर है, तो ये 2 सब्जेक्ट जो है वो आने वाला समय में जो आयुर्वेद के स्कॉलर्स हैं उनके लिए सबसे ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। तो ये रचना शरीर, क्रिया शरीर के जो भी टीचर्स होंगे तो उनके पर्सनैलिटी, उनके टीचिंग मेथड्स, उनके बिहेवियर से फर्स्ट ईयर के जो बीएमए स्कॉलर्स हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं।
तो कहने का तात्पर्य यही है कि आने वाला समय का जो आयुर्वेद के वैद्य है, जो नेक्स्ट पीढ़ी है, तो इन लोगों का भविष्य आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप लोगों को अपने फील्ड में, अपने सब्जेक्ट में दी बेस्ट बनना है और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनना है। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा उपकार होगा। उसके नेक्स्ट हम आते हैं संहिता सिद्धांत में। तो संहिता सिद्धांत सारे विषय का स्रोत है, सारे विषय का मूल जो है वो संहिता सिद्धांत है। तो बिना संहिता सिद्धांत के आयुर्वेद के कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट है, इसको कैसे कह सकते हैं कि ये अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। ये एक बहुत ही विशेष सब्जेक्ट है, बहुत ही विशेष विषय है, जो कि सारे सब्जेक्ट्स का मूल है ये। उसके नेक्स्ट आता है द्रव्य गुण रसशास्त्र। तो द्रव्य गुण और रसशास्त्र के बिना चिकित्सा का कल्पना करना असंभव है। जो भी हम चिकित्सा करते हैं, जो भी हम औषधि प्रयोग करते हैं, जितने भी द्रव्यभूत चिकित्सा हम करते हैं, वो द्रव्य गुण और रसशास्त्र के माध्यम से ही करते हैं। तो द्रव्य गुण और रसशास्त्र में जो लोग एमडी कर रहे हैं, जो लोग हायर स्टडी कर रहे हैं, उनको बहुत आग्रह के साथ इस चीज का अध्ययन करना चाहिए। इसके ऊपर कैसे और अच्छा रिसर्च हो पाए, इसके प्रति उनको तत्परता होना चाहिए। और आने वाले समय में आप प्रैक्टिस में भी इसके सुफल आपको मिल सकता है। और अगर आप लेक्चरर्स बनते हैं तो आप स्टूडेंट्स को भी बहुत एनकरेज कर सकते हो द्रव्य गुण और रसशास्त्र को लेके, क्योंकि बिना द्रव्य गुण रसशास्त्र के चिकित्सा असंभव है। हम ये कह सकते हैं कि एक भिषक के लिए, एक चिकित्सक के लिए द्रव्य गुण रसशास्त्र उसके दो हाथ जैसे हैं। उसके नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे स्वस्थ वृत्त के बारे में। ये स्वस्थ वृत्त हमको बताता है कि हम कैसे स्वस्थ रहे। तो ये स्वस्थ वृत्त रोगी के लिए तो हितकर है ही, लेकिन पूरे समाज के लिए बहुत ही हितकर है, बहुत ही उपकारी है। ये हमको बताता है कि हम कैसे स्वस्थ रहेंगे। तो ये कोरोना डिजास्टर के बाद ये सभी लोगों को तो विदित हो गया होगा कि ये स्वस्थ वृत्त सिर्फ आयुर्वेद में ही है, ये और कहीं से हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। ये आयुर्वेद का गर्व और गौरव है, ये स्वस्थ वृत्त। अगध तंत्र ये विषय विद्या के बारे में, विषय चिकित्सा के बारे में हमको ज्ञान देता है। तो अगध तंत्र में जो लोग एमडी कर रहे हैं, तो उन लोगों को इसके ऊपर विशेष गवेषणा करना चाहिए, विशेष स्टडी की आवश्यकता है। आप सबको विदित होगा, केरला का एक संप्रदाय है जो कि विषय चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है। और आप सबको ये विदित होगा, चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय तीनों जगह में सर्प विष से लेके जितने भी विष द्रव्य हैं, उन सबका कैसे प्रयोग करेंगे तो ये अमृतोपम फल हमको प्रदान कर सकता है, कैसे ये बहुत ही ज्यादा दुस्साध्य रोगों को भी ये साध्य कर सकता है, उसके बारे में वर्णन हुआ है। लेकिन जो मैं अनुभव करती हूँ, इसके ऊपर रिसर्च के, स्टडी के बहुत कमी है। तो इसमें हमको और स्टडी करना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए। तो इसलिए अगध तंत्र जिन लोगों को सब्जेक्ट के रूप में मिला है, तो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा तत्परता के साथ प्रयत्न करना चाहिए इस सब्जेक्ट में और विशेष ज्ञान लेने के लिए। रोग निदान, आप संहिता उठाइए। चरक ने प्रथम अध्याय से लेके, सूत्रस्थान के प्रथम अध्याय से लेके लास्ट तक सभी जगह में वो रोगी परीक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिए हैं। इसका कारण क्या है कि अगर हम रोगी परीक्षा अच्छे से नहीं कर पाए तो हम चिकित्सा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और हमारा अज्ञानता का शिकार रोगी को होना नहीं चाहिए। और रोग निदान के बिना हम रोग विनिश्चय नहीं कर सकते, रोग विनिश्चय के बिना हम चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। तो रोग निदान के बिना हम, या रोगी परीक्षा के बिना हम रोग चिकित्सा के कल्पना भी नहीं कर सकते। तो और आप सबको विदित होगा कि आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षा का क्या रोल है। तो हम रोग निदान जो लोग सब्जेक्ट के रूप में लिए हैं, उन सबको आयुर्वेद का जो जो विशेषता है, जैसे कि पंचविध परीक्षा है, षड्विध परीक्षा है, अष्टविध परीक्षा है, दशविध परीक्षा है, जैसे आप देखिए प्रकृति परीक्षा है, सार परीक्षा है,
तो अभी प्रकृति परीक्षा के ऊपर कुछ काम हुआ है, लेकिन सारा परीक्षा फिर भी अनटच्ड जैसा है। तो ये सबके ऊपर हमको बहुत इसके ऊपर स्टडी करना चाहिए और इसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। जब हम उस सब को फॉलो करेंगे, क्योंकि संहिताकार ने आप्त ने हमको ये सब बताए हैं, तो जब इसको हम प्रैक्टिस में लाएंगे तभी हमारा चिकित्सा बहुत सुगम हो जाएगा। तो रोग निदान को हम निश्चित रूप में कहेंगे ये एक विशेष विषय है। काय चिकित्सा, सार्वदेहिक रोग का चिकित्सा के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो काय चिकित्सा में जो लोग एमडी कर रहे हैं, तो उन लोगों को ज्यादा इंक्लाइंड होना चाहिए टुवर्ड्स क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्योंकि आप सभी के ऊपर, आप सभी से, पूरे समाज को बहुत एक्सपेक्टेशन है कि हमको अच्छे चिकित्सक प्राप्त होने वाले हैं। तो आपको चिकित्सा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हम सार्वदेहिक रोगों का चिकित्सा करेंगे और सार्वदेहिक रोगों का संख्या सबसे ज्यादा है। पंचकर्म, तो ये एक आयुर्वेद का वरदान है हमारे प्रति। पंचकर्म चिकित्सा, जहां पर प्रबुद्ध दोष है, उस प्रबुद्ध दोषों को निहरण करने के लिए पंचकर्म चिकित्सा का विधान है। और आज के समय में जैसे स्ट्रेसफुल लाइफ हम जी रहे हैं, उसमें दोषों की अतिवृद्धि हो रहा है। जैसे लोग बाग जंक फूड के प्रति ज्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं, तो उसमें सर्वदोष की अतिवृद्धि ज्यादा हो रहा है, और उसके लिए पंचकर्म सबसे श्रेष्ठ समाधान है। तो इसलिए जो लोग पंचकर्म में कर रहे हैं एमडी, तो उन लोगों को भी उनके इस सब्जेक्ट में, उनके प्रैक्टिस को लेके वो लोग बहुत ही ज्यादा प्रयत्नशील होना चाहिए, क्योंकि पंचकर्म का जो पॉजिटिव साइड है ये हम सबको विदित है, लेकिन पंचकर्म से जो उपद्रव भी होता है उसका भी मैनेजमेंट के बारे में हमको बहुत अच्छे से जानना आवश्यक है। क्योंकि पंचकर्म का सुफल जो है वो हमको सिद्धि प्राप्त कराता है, हमारा सोसाइटी में रेपुटेशन को बढ़ाता है, लेकिन पंचकर्म से जो हमको, जो रोगी में जो उपद्रव मिलेगा, तो उसके बारे में भी हमको विशेष ज्ञान रहना चाहिए और उसके मैनेजमेंट के बारे में विशेष ज्ञान रहना चाहिए, जो कि ऑलरेडी संहिताकार ने हमको बता रखे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस में हम कम लाते हैं। शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, शल्य, शालाक्य और प्रसूति तंत्र स्त्री रोग से जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उन लोगों को एमएस का डिग्री मिलता है। शल्य को लेके, शल्य तंत्र को लेके अभी जो गैजेट नोटिफिकेशन हुआ 2020 में, वो एक बहुत ही प्रशंसनीय पदक्षेप था। हमारे पूरे आयुर्वेद समाज के लिए ये बहुत उपकारी रहा है। इसको लेके हम अपने प्रैक्टिस को और स्ट्रांग करना चाहिए। हमको प्रूव कर देना चाहिए कि हाँ, ये शल्य ये आयुर्वेद का ही है, और सबसे पहला जो शल्य का वर्णन हुआ था वो आचार्य सुश्रुत ने ही किए थे, और उसको आज भी लोग मान रहे हैं कि फादर ऑफ सर्जरी और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी जो है वो सुश्रुत ही है। तो इसलिए हमको शल्य, शालाक्य, तो इससे जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उन लोगों को, जैसे शल्य जो लिए हैं उन लोगों को तो शुरू से ही एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमको शल्य मिला है, लेकिन जो शालाक्य लिए हैं तो आप लोगों को भी हम कुछ कम सब्जेक्ट हमको मिला है, कुछ लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमको मिला है, ऐसे सोचना नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरू से ही कहा, और दिस इज द फैक्ट, दिस इज द ट्रूथ, कि आयुर्वेद का कोई भी सब्जेक्ट कम अच्छा या बुरा नहीं होता। आयुर्वेद का हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, इसमें आपको दी बेस्ट बनना है। शालाक्य तंत्र में आप देखिए, इसमें आप नेत्र रोग का चिकित्सा कर रहे हैं, और नेत्र रोग आज के समय में आप देखिए 100 लोग अगर आप लेते हैं, उसमें 95 लोगों का नेत्र विकारग्रस्त है। और अपार्ट फ्रॉम दैट नेत्र रोग आप इसमें कर्ण रोग का भी चिकित्सा करते हैं, गला रोग का भी चिकित्सा करते हैं, मुख रोग का भी चिकित्सा करते हैं, जो आज के समय में बहुत कॉमन है। लेकिन बात यह है, हम जब शालाक्य तंत्र से हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और वो आयुर्वेद में जो वर्णन हुआ है उसको लेके हमको शालाक्य में चिकित्सा करना चाहिए।
प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग के माध्यम से हम स्त्री रोगों का तो चिकित्सा करते हैं, और सबसे जो मुझे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें लगता है वो है प्रसूति तंत्र, जो कि 2 प्राणों का रक्षा करता है। आप अगर गर्भ संस्कार के ऊपर आप ध्यान देते हैं, आप अगर गर्भज भाव के ऊपर आप इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आप समाज को एक बहुत अच्छा स्वस्थ नागरिक दे सकते हैं। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा अवदान होगा। तो प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग में जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये एक बहुत ही बड़ा सुवर्ण सुयोग है कि हम इसका यूटिलाइजेशन, उसका एप्लीकेशन और उसके ऊपर कैसे हम और ज्यादा रिसर्च कर पाए और ज्यादा स्टडी कर पाए, तो उसके ऊपर वो लोग प्रयत्नशील होना चाहिए। कौमार नृत्य, जैसे कि मैंने आपको कहा, प्रसूति तंत्र में कौमार नृत्य में हम लोग कुमार का ब्रटअप कैसे होना चाहिए, कुमार को रोगों से मुक्त कैसे किया जाए, और कुमार को या शिशु का व्याधि क्षमत्व कैसे बढ़ाया जाए। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ कौमार नृत्य, कि अगर एक शिशु को हम बचपन से ही उसके व्याधि क्षमत्व को ही अच्छा कर दे, तो आने वाला समय में वो निश्चित संसार के लिए बहुत हितकर प्रूव होगा। ये कौमार नृत्य अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है आयुर्वेद का। कुछ जगह में रसायन, मानस रोग और संज्ञाहरण विषय में भी पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा है, लेकिन इसको बहुत ही ज्यादा इंस्टीट्यूट्स में ये अभी आया नहीं है। लेकिन आज के समय में जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, वो सभी में मैक्सिमम रसायन द्रव्य का ही प्रयोग होता है, जो मुझे लगता है रसायन के ऊपर और बहुत ज्यादा रिसर्च होने की आवश्यकता है। तो रसायन को जो लोग सब्जेक्ट के रूप में लिए हैं, उनको और डीप स्टडी करना चाहिए। इसका और क्या क्या एप्लीकेशन किस किस रोग में हो सकता है, इसके ऊपर और हमको थरो स्टडी करने की आवश्यकता है। तो ये एक आने वाला समय के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा सोसाइटी के लिए। मानस रोग, स्ट्रेस लीड्स टू मानस रोग, आप इसको पढ़ें। मानस रोग आप उन्माद पढ़िए, आगंतुक उन्माद पढ़िए। तो मानस रोग स्ट्रेस से ही हो रहा है, और ये मानस रोग का चिकित्सा आज के समय में बहुत आवश्यक है। और ये मानस रोग के ऊपर हमको और ज्यादा काम करना चाहिए। जो भी लोग, बहुत कम जगह में मानस रोग रसायन और संज्ञाहरण को सब्जेक्ट के रूप में लिया गया है, लेकिन मुझे लगता है इसके ऊपर और काम होना चाहिए, और भी इंस्टीट्यूट्स में इसको मान्यता मिलनी चाहिए एज एमडी सब्जेक्ट। संज्ञाहरण का सबसे पहला वर्णन सुश्रुत नहीं किए थे, लेकिन आज के समय में जो मुझे लगता है आयुर्वेद में संज्ञाहरण के ऊपर बहुत काम अधूरा है, तो इसके ऊपर हमको और काम करना चाहिए। लास्टली मैं बस इतना कहूंगी कि आपको कोई भी सब्जेक्ट मिला है, आपको कोई भी इंस्टीट्यूट मिला है, आप वहां से जो द बेस्ट पार्ट है उसको ग्रहण कीजिए। अपने आप को प्रूव कीजिए कि हम अपने सब्जेक्ट में द बेस्ट है। जो लोग हार्ड वर्क करने में विश्वास करते हैं, जो लोग रेगुलर स्टडी करने में विश्वास करते हैं, जो मुझे लगता है उनके लिए अपॉर्चुनिटी की कमी कभी नहीं रहती है। जब हम बीएमएस से एमडी में आते हैं, तो हम लोग 1 स्टेप आगे आ जाते हैं, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी वहां पर और बढ़ जाता है। मेनली हम लोग हायर स्टडी करने के बाद हमारे लिए 3 स्ट्रीम रह जाती है आगे बढ़ने का। क्या क्या ना, एक है टू बी ए गुड एकेडमिशियन, टू बी ए गुड रिसर्चर, थर्ड इज टू बी ए गुड क्लिनिशियन और टू बी ए गुड प्रैक्टिशनर। तो ये तीनों में प्रैक्टिस तो सब कोई, हर कोई कर सकते हैं, रिसर्च भी हर कोई कर सकता है, एकेडमिशियन भी हर कोई हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास। लेकिन बात यह है, जब हम अपने सब्जेक्ट में बेस्ट बनेंगे, तब हम रिसर्च भी करेंगे, आई विल बी द बेस्ट रिसर्चर। अगर हम टीचिंग भी करेंगे, आई विल बी द बेस्ट एकेडमिशियन। हम प्रैक्टिस भी करेंगे, आई विल बी द बेस्ट प्रैक्टिशियन, बेस्ट क्लिनिशियन, बेस्ट प्रैक्टिशनर। तो इसीलिए हमको कोई भी सब्जेक्ट को कि ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, ऐसे मनोभाव रखना ही नहीं चाहिए। योर पॉजिटिव एक्शन combined with positive thinking results in success. That is the truth of life. हमको जो भी सब्जेक्ट हमको मिला है, जो भी इंस्टीट्यूट हमको मिला है, उसको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमको लेना है, उसमें काम करना है,
और वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेम्बर कि एमडी करते समय जो हमको मंथली स्टाइपेंड मिलता है वो हमको स्टडी करने के लिए मिलता है, वो हमारा सैलरी नहीं है। इसलिए ये 3 साल को हमको तो पढ़ना ही है। ये हमारा प्रकृत साधना का समय है। ये 3 साल हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो आने वाला समय में हमको अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहेगी। कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, कोई भी इंस्टीट्यूट बुरा नहीं होता। हमको अपने सब्जेक्ट में द बेस्ट बनना है। कहीं पर भी हम रहें, हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, डीप स्टडी करेंगे, क्लिनिकल एक्सपोजर का फायदा लेंगे, लेकिन we should try to be the best in our own subject.